आज के इस लेक्चर में हम करेंगे मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस विद सॉल्यूशन। वन शॉट ये लेक्चर रहेगा। यूनिट 3-4 विद नोट्स, ये जो है टॉपिक हम करने वाले हैं। तो स्टूडेंट्स, कंप्यूटर फंडामेंटल एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग यूजिंग सी, ये जो सब्जेक्ट है जिसको बीसीए फर्स्ट सेमेस्टर के स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं, बीकॉम फर्स्ट सेम, बीए फर्स्ट सेम के अंदर ये पढ़ा जा रहा है। बीएससी फर्स्ट मेडिकल एंड नॉन मेडिकल के स्टूडेंट्स भी ये टॉपिक पढ़ रहे हैं। तो ये पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से हम मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस ले रहे हैं। फर्स्ट क्वेश्चन जो कि कंपलसरी क्वेश्चन है, जिसको हम ऑलरेडी एक लेक्चर में देख चुके हैं। सेकंड थर्ड क्वेश्चन को भी हम देख चुके हैं। नाउ 4 एंड 5 क्वेश्चन जो आप अटेम्प्ट करके आएंगे, जो कि होगा यूनिट 3 में से एंड यूनिट 4 में से। और ये जो यूनिट्स हैं स्टूडेंट्स, इन यूनिट्स के अंदर जो कॉन्सेप्ट्स, जो टॉपिक्स आते हैं, उनमें बहुत सारा कंफ्यूजन बच्चों को रहता है। पर जिस आसान तरीके से इस एक वीडियो के माध्यम से सारे कॉम्प्लेक्स टॉपिक्स को हम इजी वे में लेंगे, डेफिनेटली आपका कॉन्फिडेंस का लेवल भी हाई होगा एंड बहुत अच्छे मार्क्स भी आपके इस पेपर में आएंगे। तो लेक्चर डेफिनेटली लंबा होगा, पर पेपर में जाने से पहले इसे पूरा सुन लेना, आपकी थर्ड फोर्थ यूनिट की प्रिपरेशन बहुत अच्छे से हो जाएगी। लेट्स सी क्वेश्चंस। तो कंपलसरी क्वेश्चन जिसको हम ऑलरेडी देख चुके हैं, फर्स्ट क्वेश्चन, सेकंड एंड थर्ड क्वेश्चन को भी हमने ले लिया था लास्ट लेक्चर में। एंड नाउ यूनिट 3, इसके अंदर जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहते हैं वो ये, इफ स्टेटमेंट, नेस्टेड इफ, लूप्स इन सी, स्विच, ब्रेक, कंटिन्यू एंड गो टू स्टेटमेंट। ये जो क्वेश्चन है, इसको हम फर्स्ट क्वेश्चन के अंदर, कंपलसरी क्वेश्चन के अंदर देख चुके हैं। तो इसको यहाँ स्किप करेंगे। यूजर डिफाइंड फंक्शन, फॉर्मेटेड एंड अनफॉर्मेटेड आईओ इन सी, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फोर्थ क्वेश्चन के लिए, जो कि यूनिट 3 में होता है। तो इन सारे क्वेश्चंस को हम वन बाय वन करके बहुत ही इजी वे में देख लेते हैं। इफ स्टेटमेंट, एंड इफ स्टेटमेंट इज अ बेसिक डिसीजन मेकिंग टूल इन प्रोग्रामिंग। ये एक डिसीजन मेकिंग टूल होती है। यहाँ डिसीजन जब लेना होता है, यानी जब कंडीशन चेक करनी होती है, लाइक सपोज आप कंडीशन चेक कर रहे हैं कि क्या ए की वैल्यू 10 से ग्रेटर देन है। अगर है, अगर ट्रू है, तो इससे कंसर्न ये स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट हो जाए, इसलिए होती है, दिस वन इज स्टेटमेंट। तो इसलिए होती है ब्लॉक इफ स्टेटमेंट। एंड इफ स्टेटमेंट इज अ बेसिक डिसीजन मेकिंग टूल इन प्रोग्रामिंग। इट चेक्स वेदर ए कंडीशन इज ट्रू, देखता है ये कि कोई कंडीशन वो ट्रू है, अगर देन इट एग्जीक्यूट्स ए ब्लॉक ऑफ कोड, तो उससे कंसर्न स्टेटमेंट ब्लॉक ऑफ कोड एग्जीक्यूट हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, जैसे आपने लिया ए इज इक्वल टू 18, ठीक है, ये हमने एक वेरिएबल में वैल्यू असाइन की। अब चेक करें क्या ए इज ग्रेटर देन इक्वल टू 18 है। अगर है तो ये प्रिंट कर देगा यू आर एन अडल्ट, ठीक है। विद एग्जाम्पल इफ स्टेटमेंट का एक प्रोग्राम ले लेते हैं। दिस वन इज द प्रोग्राम ऑफ इफ स्टेटमेंट। stdio.h से हमने प्रोग्राम को स्टार्ट किया। स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट हेडर फाइल, मेन फंक्शन लिया। मेन फंक्शन से ही हमारा हर एक प्रोग्राम स्टार्ट होता है। कंपाइलर की प्रोसेसिंग यहीं से स्टार्ट होती है। मेन फंक्शन हमने स्टार्ट किया ओपनिंग ब्रेस से। एक वेरिएबल लिया एज। अब हमने प्रिंट एफ दिया, दैट इज एंटर यूर एज, मतलब डिस्प्ले होगा एंटर यूर एज। तो यूजर जो भी एज एंटर करेगा उसको रीड कर लिया जाता है स्कैनफ के थ्रू, ठीक है। तो एज के अंदर वो रीड हो जाएगी आपकी वैल्यू। तो सपोज आपने एज में 20 एंटर किया, तो एज में चला जाएगा 20, ठीक है। एज एक वेरिएबल जिसके अंदर चला जाएगा 20। अब आप कंडीशन चेक कर रहे हैं कि इफ एज ग्रेटर देन इक्वल टू 18, अगर एज हमारी 18 से ज्यादा है तो ये ब्लॉक एग्जीक्यूट हो जाए। इट मीन्स ये प्रिंट हो जाएगा, प्रिंट एफ यू आर एलिजिबल टू वोट। तो ये वाला जो आउटपुट है ये आपका आ जाएगा, डिस्प्ले हो जाएगा, ठीक है, अगर कंडीशन ट्रू है। एट लास्ट, अगर कंडीशन ट्रू नहीं है तो कुछ भी प्रिंट नहीं होगा और ये इस ब्लॉक से बाहर आएगा और यहाँ पे इसको मिलेगा रिटर्न 0। रिटर्न 0 हमने क्यों किया है, क्योंकि यहाँ पे हमारा इंट टाइप का मेन फंक्शन है। तो जैसा इंटीजर टाइप है तो इंटीजर टाइप की वैल्यू ही यहाँ रिटर्न करनी होगी। तो देन मेन फंक्शन को हम फिनिश कर देंगे। ओपनिंग ब्रेसेस से शुरू किया था, क्लोजिंग ब्रेसेस से फिनिश कर दिया, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट प्रोग्राम पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज नेस्टेड इफ। नेस्टेड इफ क्या होता है, दिस इज इफ विद इन इफ। जब इफ के अंदर और इफ हो, यानी आप मल्टीपल कंडीशंस को जब चेक कर रहे हैं, दैट इज नेस्टेड इफ। ए नेस्टेड इफ मीन्स यूजिंग एन इफ स्टेटमेंट इनसाइड अनदर इफ स्टेटमेंट। इफ के अंदर और इफ, इट इज यूज टू चेक मल्टीपल कंडीशंस वन आफ्टर द अनदर। एक के बाद एक कंडीशंस को चेक करने के लिए हम इसको यूज करते हैं, बहुत सारी कंडीशंस को चेक करने के लिए। तो दिस वन इज द प्रोग्राम ऑफ नेस्टेड इफ।
तो हमने क्या लिया, सबसे पहले stdio.h ले दिया, मेन फंक्शन से प्रोग्राम स्टार्ट किया और यहाँ 2 वेरिएबल ले लिए एज एंड ग्रेड। अब चेक कर रहे हैं मल्टीपल इफ के लिए, नेस्टेड इफ के लिए आप ये प्रोग्राम है। हमने चेक किया क्या एज ग्रेटर देन 18 है, अगर ये ट्रू है तो ये चेक कर रहा है क्या ग्रेड 75 से भी ग्रेटर देन है। तो हमने चेक किया पहले क्या जो एज है वो ग्रेटर देन 80 है, अगर ट्रू है तो फिर से एक और कंडीशन चेक की जा रही है, दैट इज क्या जो ग्रेड है वो भी 75 से ग्रेटर देन है, और अगर ये भी ट्रू है तो यहाँ पे प्रिंट कर देगा दैट इज एलिजिबल फॉर द एडवांस्ड कोर्स, और अगर ये फॉल्स है तो प्रिंट होगा ग्रेड इज टू लो फॉर द एडवांस्ड कोर्स। ठीक है, तो इस इफ के लिए हमने इस एल्स को यूज किया। ये है बॉडी, जो भी आप देंगे उसकी बॉडी ओपनिंग एंड क्लोजिंग से उसकी बॉडी को शो करेंगे, तो एल्स की भी बॉडी आपने दे दी। ठीक है, अगर ट्रू है तो ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी दिस वन, और फॉल्स है तो ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो जाएगी। लेकिन अगर यही कंडीशन ट्रू नहीं होती है यानी फॉल्स हो जाती है तो ये वाली स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी, क्योंकि इस इफ के कॉरस्पॉन्डिंग ये वाला एल्स काम करेगा और प्रिंट कर हो जाएगा नॉट एलिजिबल ड्यू टू एज। यहाँ पे जो प्रिंट होगा दैट इज नॉट एलिजिबल ड्यू टू एज। ठीक है, तो इस तरीके से इफ मल्टीपल इफ के जो प्रोग्राम आपका काम करेगा। रिटर्न 0 आपने एट लास्ट दे दिया क्योंकि यहाँ पे इंट था। ठीक है, प्रोग्राम फिनिश होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, दैट इज लूप्स इन सी। तो फॉर लूप्स किस लिए होते हैं, रिपीटेटिव स्टेटमेंट्स के लिए। जैसे आपको स्टेटमेंट है, बहुत सारी स्टेटमेंट है, अगर आपको इन स्टेटमेंट को बार बार रिपीट करना है तो आप इनको बार बार नहीं लिखेंगे, इनको अगर 5 टाइम्स रिपीट करना है इन स्टेटमेंट्स को, तो आप इनको 5 बार लिखने की बजाय आप लूप्स चला देंगे 5 बार तक, 1 से लेके 5 तक आप जो है लूप्स चला देंगे और ये स्टेटमेंट लिख देंगे, तो ये स्टेटमेंट 5 बार ऑटोमेटिकली जो है एग्जीक्यूट होंगी। फॉर लूप्स जो होते हैं वो रिपीटेटिव स्टेटमेंट लूप्स होते हैं 3 टाइप्स के, फॉर, वाइल एंड डू वाइल। तो तीनों ही लूप्स का आपको पता होना चाहिए। एक बार तीनों के बारे में जान लेते हैं शॉर्ट में, ताकि अगर पेपर में अलग अलग से भी पूछा जाता है तो आप इनके बारे में लिख पाए। तो ये लूप्स जरूर आते हैं, क्वेश्चन जरूर आता है, तो अलग से भी पूछा जा सकता है या फिर सभी को मिक्सअप करके भी पूछ सकते हैं। क्वेश्चन है फॉर लूप का, A for loop in C is used to repeat a block of code multiple times। ठीक है, तो एक ब्लॉक ऑफ कोड को बार बार रिपीट करवाने के लिए हम यूज करते हैं फॉर लूप्स का। अब फॉर लूप, अब इन तीनों में क्या डिफरेंस है, तीनों के फॉर्मेट में डिफरेंस है। तीनों के अंदर आएगा इनिशियलाइजेशन, कंडीशन एंड अपडेट। तो फॉर लूप के अंदर ये तीनों इकट्ठे आ जाते हैं लाइक दिस। ठीक है, और इसके अंदर आप वो वाला कोड देंगे जिसको आपको बार बार रिपीट करना है। ठीक है, और हर एक फंक्शन का ओपनिंग और क्लोजिंग होगा ही होगा। नेक्स्ट प्रोग्राम देख लेते हैं फॉर लूप का। हैश इंक्लूड stdio.h। stdio.h से ये हमने प्रोग्राम स्टार्ट किया, मेन फंक्शन लिया और यहाँ पे हमने फॉर लूप ले दिया। अब फॉर लूप में हमने इनिशियलाइजेशन 1 से, हमने यहाँ पे कंडीशन दी कि ये 1 से स्टार्ट हो और लेस देन 6 यानी 5 तक ये लूप चले। ठीक है, तो सबसे पहले ये लेगा i के लिए 1 और चेक करेगा, जब ये एंटर करता है तो स्टार्टिंग पे होता है, चेक करेगा कंडीशन को क्या 1 लेस देन 6 है, अगर है तो ये अंदर आ जाता है और अंदर क्या प्रिंट होगा, दैट इज नंबर %d मिलता है, ये कॉमा के बाद आएगा और यहाँ पे क्या है i के अंदर है 1, तो प्रिंट हो जाएगा दैट इज नंबर 1 प्रिंट हो जाएगा। और ये /n हमने दिया तो /n से कर्सर नीचे चला जाता है, यहाँ पे कर्सर आ जाएगा। अब सेकेंड टाइम से ये जो अगेन एंट्री करेगा तो पीछे से एंट्री करता है, ये पहले i++ करेगा यानी i के अंदर एक प्लस कर देगा यानी 2 हो जाएगा, एंड देन कंडीशन चेक करेगा, अगर कंडीशन ट्रू है 2 लेस देन 6, अगर 2 जो है लेस देन 6 है, अगर कंडीशन ट्रू है तो अंदर एंटर करेगा और यहाँ पे प्रिंट कर देगा दैट इज नंबर 2। इस बार i में 2 है, तो इस तरीके से 1 2 3 4 5 तक कंडीशन ट्रू रहेगी एंड आपका 5 तक जो है प्रिंट हो जाएगा।
विद द हेल्प ऑफ फोर लूप। तो ऐसे होता है फोर लूप। अब आते हैं वाइल लूप पे। वाइल लूप किस लिए होता है? वाइल लूप भी रिपीट करता है ब्लॉक ऑफ कोड को एज लॉन्ग एज ए गिवन कंडीशन इज ट्रू। जब तक कंडीशन ट्रू रहती है तब तक ये ब्लॉक ऑफ कोड को रिपीट करता रहता है। इट इज यूजफुल व्हेन द नंबर ऑफ इटरेशंस इज नॉट फिक्स्ड इन एडवांस। जब आपको नंबर ऑफ इटरेशन कितनी बार ये लेना है अगर आपको एडवांस नहीं पता तो आप वाइल लूप को यूज कर सकते हैं। इसमें कंडीशन जो है वो जरूर चेक होती है। अगर कंडीशन ट्रू है तभी आपका जो ब्लॉक है वो एग्जीक्यूट होता है। वाइल लूप का भी प्रोग्राम ले लेते हैं। वैसे ही सिंपल वही चीज है, 1 से लेके 5 तक हम जो है प्रिंट करा रहे हैं, लेकिन इसके अंदर इनिशियलाइजेशन पहले होती है, वाइल के साथ कंडीशन लिखी होती है, और जो अपडेट है यानी इटरेशन है वो लूप के अंदर होती है। ठीक है, तो इस तरीके से प्रोग्राम होता है इसका। तो 1 से स्टार्ट करेंगे, कंडीशन को चेक करेंगे क्या 1 ये जो आई है लेस देन 6 है। अगर लेस देन 6 है तो ये अंदर जाएगा और जो है प्रिंट कर देगा दैट इज नंबर 1। पहली बार में प्रिंट होगा नंबर 1 आई प्लस प्लस। फिर ये जो है अंदर इटरेशन हुई यानी आई में 1 जो है इंक्रीज होकर के 2 बन गया। अब 2 को चेक करेगा क्या 2 लेस देन 6 है तो फिर से प्रिंट करेगा, 3 लेस देन 6 है फिर से प्रिंट करेगा, 4 लेस देन 6। इस तरीके से ये लूप चलता रहेगा 5 तक। ठीक है, नंबर 5। तो ये होती है वाइल लूप की स्ट्रक्चर। तो इस तरीके से चलेगा। और जो है एट लास्ट जो जब लूप फिनिश होगा तो रिटर्न 0। रिटर्न 0 यहाँ पे इंट है इसलिए इंटीजर वैल्यू रिटर्न कर दी। ठीक है, तो ये प्रिंट हो गया हमारा विद द हेल्प ऑफ वाइल लूप। अब आते हैं डू वाइल लूप। डू वाइल लूप क्या करता है? ये ब्लॉक ऑफ कोड को एटलीस्ट वंस जरूर एग्जीक्यूट करता है। कंडीशन जो चेक होती है वो सेकंड टाइम से चेक होती है, पहली बार ये जरूर एग्जीक्यूट होता है चाहे कंडीशन मैच करे या ना करे। अब सेकंड टाइम से कंडीशन अगर ट्रू होती है तो ही एग्जीक्यूट होगा ब्लॉक, मतलब उसकी वाइल की बॉडी, डू वाइल की बॉडी तभी एग्जीक्यूट होगी अगर कंडीशन जो है मैच करेगी। वो कब? सेकेंड टाइम से। फर्स्ट टाइम जो है एटलीस्ट एक बार ब्लॉक ऑफ कोड जरूर एग्जीक्यूट होता है डू वाइल लूप में। इसमें कंडीशन यहाँ लिखी होती है। ठीक है, तो इसीलिए पहली बार में कोड एग्जीक्यूट हो जाता है, सेकेंड टाइम से कंडीशन चेक होती है डू वाइल। प्रोग्राम देख लेते हैं। दिस वन इज द प्रोग्राम हैश इंक्लूड stdio.h। तो मेन फंक्शन लिया हमने, तो यहाँ हमने आई को 1 से स्टार्ट किया। आई के अंदर क्या लिखा? 1। ठीक है, और ये जो है डू वाइल लूप स्टार्ट हो गया यहाँ पे। यहाँ से कंडीशन हमने मेंशन की इसके अंदर इनिशियलाइजेशन पहले होती है, इटरेशन बाद में होता है, और कंडीशन यहाँ पे होती है। इटरेशन इसका इसमें ब्लॉक के अंदर होता है और यहाँ कंडीशन होती है। तो पहली बार में आपका ये लूप जरूर एग्जीक्यूट होगा और यहाँ पे लिखा आएगा डेट इज नंबर 1। ठीक है, फिर इसने किया आई प्लस प्लस यानी यहाँ पे आई की वैल्यू हो गई 2। अब ये सेकेंड टाइम से चेक होगा क्या अगर 2 लेस देन 6 है, क्या जो आई की वैल्यू है वो लेस देन 6 है। अगर है तो ये नंबर अगेन प्रिंट करेगा, फिर से लूप चलेगा और यहाँ पे नंबर प्रिंट हो जाएगा 2। ठीक है, तो इस तरीके से 5 तक ये प्रिंट होगा। लेकिन पहली बार में जो विदाउट चेकिंग ऑफ द कंडीशन ये प्रिंटिंग होगी ही होगी इन डू वाइल लूप। नेक्स्ट आता है यूजर डिफाइंड फंक्शन। यूजर डिफाइंड फंक्शन इन सी। यूजर डिफाइंड फंक्शन कौन से होते हैं? वो फंक्शन जिनको यूजर डिफाइन करता है यानी प्रोग्रामर डिफाइन करता है। यूजर डिफाइंड फंक्शन एक फंक्शन है दैट इज क्रिएटेड बाय द प्रोग्रामर, जिसको यूजर प्रोग्रामर मतलब यूजर या प्रोग्रामर क्रिएट करता है। किस लिए? एक स्पेसिफिक टास्क को परफॉर्म करवाने के लिए। इट हेल्प्स ऑर्गेनाइज कोड, अवॉइड रिपीटेशन एंड मेक प्रोग्राम इजियर टू मैनेज। तो हम ये यूजर डिफाइंड फंक्शन क्यों बनाते हैं? ताकि प्रोग्राम जो है वो इजी टू मैनेज हो जाए, उसमें रिपीटेशन ना हो और कोड को इजीली मैनेज ऑर्गेनाइज किया जा सके। तो इस तरीके से होता है हमारा फंक्शन। फंक्शन का नेम देंगे, यहाँ फंक्शन के पैरामीटर्स, ठीक है, और यहाँ फंक्शन का रिटर्न टाइप दिया जाता है। यहाँ पे ओपनिंग और क्लोजिंग के बीच होती है फंक्शन की बॉडी। ठीक है, देख लेते हैं विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल। दिस इज यूजर डिफाइंड फंक्शन। stdio.h से हमने प्रोग्राम को स्टार्ट किया। मेन फंक्शन यहाँ लिया हमने,
ठीक है। तो यूजर डिफाइंड फंक्शन हम मेन फंक्शन के बाहर भी दे सकते हैं, और यहाँ पे हमने मेन फंक्शन के बाहर एक यूजर डिफाइंड फंक्शन दिया है। सबसे पहले हमारे कंपाइलर की प्रोसेसिंग मेन से स्टार्ट होती है, तो यहाँ आते हैं मेन से हमने फंक्शन प्रोग्राम स्टार्ट किया, और यहाँ पे हमने एक वेरिएबल दिया दैट इज इंट रिजल्ट। ठीक है, और इस वेरिएबल के की वैल्यू क्या है, ऐड, एक फंक्शन, ठीक है, जिसके अंदर 5 और 3 दिए जा रहे हैं। ठीक है, ये है कॉल ऑफ फंक्शन। तो जैसे ये ऐड, ये फंक्शन का नाम दिखा इसे कंपाइलर को, तो वो क्या करेगा, इस ऐड नाम के फंक्शन पे जाएगा, दैट इज यहाँ पे जाएगा। ठीक है, यहाँ हमने एक फंक्शन को कॉल किया है और इस फंक्शन को। ठीक है, तो जब हम यहाँ पे हमने फंक्शन को डिफाइन कर किया, ठीक है, फंक्शन को डिफाइन बाहर कर सकते हैं, कॉल लेकिन मेन के अंदर ही करनी होगी हमें, क्योंकि मेन के अंदर ही सारा काम चलता है। कॉल होते ही ये डेफिनेशन पे आएगा, और ये डेफिनेशन जब आप देते हैं तो उसकी रिटर्न टाइप आपको जरूर देनी होती है। तो एक ऐड फंक्शन दिया, इसकी रिटर्न टाइप दी, इसी तरीके से पैरामीटर भी जो हम देते हैं तो उसकी रिटर्न टाइप भी हमें देनी होती है। और यहाँ पे हमने इसमें क्या करवा दिया, रिटर्न a प्लस बी। तो ये जो वेरिएबल हम पैरामीटर में देते हैं उनके ऊपर काम चलता है फंक्शन के अंदर। तो यहाँ हमने इन दोनों को ऐड कर दिया और इसी को रिटर्न कर दिया। ठीक है, तो यहाँ पे इट मीन्स इनका जो एडिशन है वो रिटर्न हो जाएगा। तो यहाँ पे 5 और 3 ये दो ऐड होंगे तो 8 वैल्यू रिटर्न होगी। तो इस रिजल्ट के अंदर चला जाएगा 8, और ये आपने प्रिंट करवा दिया द सम इज परसेंट डी कोमा रिजल्ट। तो रिजल्ट में क्या है, 8 पर जो है इसका प्रिंट हो जाएगा। कैसे, आउटपुट में क्या लिखाएगा, दैट इज द सम इज, जो मैसेज आप देते हैं वो एज इट इज प्रिंट होता है, परसेंट डी पे वेरिएबल की वैल्यू उठती है, तो ये रिजल्ट की वैल्यू उठेगी दैट इज 8। फिर रिटर्न 0 किया, किसके लिए, इस इंट के लिए, क्योंकि इंटीजर है तो रिटर्न 0 कर दिया, इंटीजर वैल्यू को रिटर्न करवा दिया। ठीक है, और ये फंक्शन को फिनिश किया। तो इस तरीके से जो है हमारा रहेगा ये यूजर डिफाइंड फंक्शन। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे, डेट इज फॉर्मेटेड एंड अनफॉर्मेटेड आईओ इन सी। फॉर्मेटेड इनपुट आउटपुट क्या होता है, अनफॉर्मेटेड आईओ क्या होता है। सी के अंदर जो इनपुट आउटपुट ऑपरेशन जो भी हम परफॉर्म करते हैं उनको हम दो कैटेगरी में बांटते हैं, दैट इज फॉर्मेटेड एंड अनफॉर्मेटेड। तो पहली कैटेगरी फॉर्मेटेड आईओ इनपुट आउटपुट। फॉर्मेटेड इनपुट आउटपुट में कौन से आते हैं, जो जिनका स्पेसिफिक फॉर्मेट होता है। ठीक है, इनका नाम से पता लग रहा है फॉर्मेटेड, जिसका स्पेसिफिक फॉर्मेट होता है और जिसको हम फॉर्मेट स्पेसिफायर बोलते हैं, और जिसको रिप्रेजेंट किया जाता है लाइक परसेंट डी परसेंट एफ इससे। ठीक है, और फंक्शंस जो हम यूज करते हैं, प्रिंट एफ तो आउटपुट के लिए, स्कैनफ इनपुट के लिए। ठीक है, तो अब देख लेते हैं फॉर्मेटेड इनपुट आउटपुट को इस तरीके से विद द हेल्प ऑफ प्रोग्राम। तो कैसे लेते हैं हम फॉर्मेट स्पेसिफायर्स को, इस तरीके से मेन फंक्शन लिया, इसमें एक वेरिएबल लिया दैट इज एज, एज को एंटर करवाया। ठीक है, उस एंटर्ड एज को रीड किया, स्कैनफ किया, कीबोर्ड से एंटर की हुई वैल्यू को स्कैनफ के थ्रू रीड करते हैं, तो रीड किया एज के अंदर, और अब प्रिंट कर दिया यू आर परसेंट डी ईयर्स। परसेंट डी मिलते ही ये आएगा यहाँ पे कोमा के बाद, कोमा के बाद इसको मिला एज। एज में क्या है, जो भी आप एज एंटर करेंगे, तो यू आर, आउटपुट में क्या आएगा, यू आर, सपोज आपने एज एंटर की 20, तो यू आर 20 ईयर्स ओल्ड। तो ये हमने फॉर्मेट स्पेसिफायर ले दिया परसेंट डी इंट के लिए, रिटर्न 0 कर दिया इस, क्योंकि ये इंट था। ठीक है, तो ये जो फॉर्मेट स्पेसिफायर्स फॉर्मेटेड आईओ हम देख रहे हैं, तो ये जो फॉर्मेट स्पेसिफायर्स हमने लिए, परसेंट डी इंट के लिए लिया जाता है, परसेंट एफ फ्लोट के लिए लिया जाता है, ऐसे परसेंट सी कैरेक्टर के लिए लिया जाता है, तो इनको बोलते हैं फॉर्मेट स्पेसिफायर्स। ठीक है, इट रिक्वायर्स फॉर्मेट स्पेसिफायर्स फॉर ईच डेटा टाइप, हर एक डेटा टाइप का अपना फॉर्मेट स्पेसिफायर होता है, एंड इट इज यूजफुल फॉर रीडिंग एंड डिस्प्लेइंग डेटा इन स्ट्रक्चर्ड फॉर्मेट्स। तो रीड करने के लिए स्कैनफ का यूज किया जाता है, एंड राइट करने के लिए प्रिंट एफ, यानी डिस्प्ले करने के लिए प्रिंट एफ का यूज किया जाता है। दिस इज फॉर्मेटेड आईओ। अनफॉर्मेटेड आईओ क्या होती है, those that directly handles raw data without format specifiers।
यहाँ कोई फॉर्मेट स्पेसिफायर नहीं होता, डायरेक्ट उसको रा डेटा को ही जो है हैंडल किया जाता है विद द हेल्प ऑफ अनफॉर्मेटेड आईओ। जैसे गेट कैर, पुट कैर, गेट्स, पुट्स। जब करेक्टर की बात आती है तो करेक्टर को रीड किया जाता है गेट कैर से और राइट किया जाता है पुट कैर से। स्ट्रिंग की जब बात आती है, स्ट्रिंग यानी मोर देन वन करेक्टर, तो उसको रीड किया जाता है गेट्स से, पुट से उसको डिस्प्ले किया जाता है, राइट किया जाता है। ठीक है, तो हम यहाँ पे करेक्टर और स्ट्रिंग को कर सकते हैं रीड और राइट, रीड एंड राइट विद द हेल्प ऑफ अनफॉर्मेटेड आईओ। एग्जांपल देख लेते हैं। इसमें कोई स्पेसिफायर नहीं मिलेगा आपको, फॉर्मेट स्पेसिफायर, डायरेक्ट डेटा को रीड किया जाता है। तो आपने stdio.h से स्टार्ट किया, मेन फंक्शन लिया, यहाँ पे कैर सी नाम, सी एक करेक्टर वेरिएबल आपने ले दिया, प्रिंट एफ एंटर ए करेक्टर। ठीक है, हमने प्रिंट किया कि एक करेक्टर को एंटर कराया जाए। गेट कैर, जो करेक्टर हम एंटर करेंगे ना उसको अब यहाँ स्कैनफ के थ्रू नहीं रीड कर रहे, एक फंक्शन है दैट इज गेट कैर, करेक्टर को रीड करने का डायरेक्ट फंक्शन। तो ये फंक्शन हमने यहाँ लिख दिया, इससे क्या होगा, वो करेक्टर जो हम दे रहे हैं उसको ये रीड करेगा और सी के पास भेज देगा। फिर आपने प्रिंट एफ किया यू एंटर्ड, मतलब लिखाएगा यू एंटर्ड, और पुट कैर सी, तो जो इसने रीड किया था सी के अंदर जो वैल्यू गई थी उसको पुट कैर, मतलब उस करेक्टर को पुट कर देगा, यानी शो कर देगा। ठीक है, डिस्प्ले कर देगा। तो क्या आउटपुट आएगी, दैट इज यू एंटर्ड, उसके बाद पुट कैर सी, सी के अंदर आप जो भी करेक्टर डालेंगे, ठीक है, जिसको इसने रीड किया उसी को ये राइट कर देगा, शो कर देगा। सपोज आपने जी एंटर किया था, दैट इज जी को ये जो है एज आउटपुट दिखा देगा, रिटर्न 0 किया इस इंट के लिए। तो इनको है ना, यहाँ पे कोई फॉर्मेट स्पेसिफायर नहीं होता है, इनको डायरेक्ट करेक्टर को और स्ट्रिंग को हम जो है रीड और राइट करते हैं विद द हेल्प ऑफ गेट कैर फंक्शन, पुट कैर फंक्शन, गेट्स फंक्शन एंड पुट्स फंक्शन। दिस इज सिंपलर बट लेस फ्लेक्सिबल। सिंपल होते हैं ये बिल्कुल, सुटेबल फॉर बेसिक आईओ लाइक रीडिंग राइटिंग। इसके हेल्प से क्या होता है, करेक्टर्स को और स्ट्रिंग्स को रीड और राइट कर सकते हैं। ठीक है, दिस इज अनफॉर्मेटेड आईओ। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, यूनिट 4 पे आते हैं हम। थर्ड यूनिट हमारी फिनिश हुई। अब यूनिट 4 के अंदर ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं और इनमें भी बच्चों को बहुत कंफ्यूजन रहता है। देख लेते हैं वन बाय वन करके सारे क्वेश्चंस। फर्स्ट क्वेश्चन दैट इज डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन। तो उससे पहले क्वेश्चन देख लेते हैं, व्हाट इज पॉइंटर, एक्सप्लेन विद एग्जांपल। पॉइंटर क्या होता है, पॉइंटर एक वेरिएबल है दैट स्टोर्स द मेमोरी एड्रेस ऑफ अनदर वेरिएबल, दूसरे वेरिएबल का एड्रेस को स्टोर करता है। सपोज एक वेरिएबल है ए, इसके अंदर वैल्यू है 20, इसका जो एड्रेस है दैट इज 2000। तो पॉइंटर क्या होता है, ये एक वेरिएबल होता है जो दूसरे वेरिएबल के एड्रेस को स्टोर करता है। इसका खुद का अपना एड्रेस कुछ और हो सकता है, ये एड्रेस को स्टोर करता है। तो जैसे ही यहाँ आए 2000 पे, तो हमें इस एड्रेस पे आएंगे और इस एड्रेस पे हमें ये वैल्यू मिल जाएगी। तो ये होता है पॉइंटर। अगर हम स्टार लिख के इसको रिप्रेजेंट करें तो ये कहता है वैल्यू एट एड्रेस बी, वैल्यू एट एड्रेस। तो स्टार बी का मतलब क्या है कि इस एड्रेस पर जो भी वैल्यू है, इस एड्रेस पे हम गए और वहां जो भी वैल्यू है दैट इज पॉइंटर, वो इसकी वैल्यू मानी जाएगी। ठीक है, तो इंस्टेड ऑफ होल्डिंग द एक्चुअल वैल्यू, ये वैल्यू को, एक्चुअल वैल्यू को होल्ड नहीं करता, इट्स पॉइंट्स टू द लोकेशन, लोकेशन यानी एड्रेस को पॉइंट करता है मेमोरी में, वेयर द वैल्यू इज स्टोर्ड, जहां वो वैल्यू स्टोर है, लाइक दिस। Pointers are primarily used in programming languages like C, C++, and others for efficient memory management. तो मेमोरी मैनेजमेंट, मेमोरी की बहुत ही एफिशिएंट मैनेजमेंट के लिए हम इसको पॉइंटर को यूज करते हैं। सी के अंदर, C++ और अदर लैंग्वेजेस के अंदर पॉइंटर्स यूज होते हैं। अब पॉइंटर की पॉइंट्स क्या है, अ पॉइंटर कंटेन्स द एड्रेस ऑफ ए वैल्यू, वेरिएबल की एड्रेस को होल्ड करता है।
इट इज डिक्लेयर्ड यूजिंग द स्टार सिंबल, स्टार सिंबल के थ्रू इसको रिप्रेजेंट किया जाता है। एंड इट अलाउज फॉर डायनामिक मेमोरी अलोकेशन, डायनामिक मेमोरी एलोकेशन को ये अलाउ करता है जिसमें हम मेमोरी को डायनामिकली यानी रन टाइम पे असाइन करते हैं वेरिएबल को, ठीक है। पासिंग डेटा बाय रेफरेंस एंड एफिशिएंट मैनिपुलेशन ऑफ एरेज एंड स्ट्रक्चर, तो इस पॉइंटर की हेल्प से एरेज की, स्ट्रक्चर्स की बहुत अच्छी मैनिपुलेशन हो जाती है और हमारी मेमोरी भी बहुत अच्छे से मैनेज हो जाती है। पॉइंटर का प्रोग्राम ले लेते हैं। stdio.h से हमने प्रोग्राम को स्टार्ट किया। मेन फंक्शन लिया, एक वेरिएबल लिया दैट इज 10, नम लिया एक वेरिएबल जिसके अंदर वैल्यू डाल दी 10, ठीक है। अब एक पॉइंटर वेरिएबल लिया, एक वेरिएबल लिया हमने दैट इज स्टार ptr से, दिस वन इज ptr पॉइंटर वेरिएबल। अब इसके अंदर क्या है, एड्रेस ऑफ नम है, ठीक है। तो सपोज एड्रेस इसका है इतना, तो ptr के अंदर क्या है 2000 है एड्रेस ऑफ नम, ठीक है। अब हम प्रिंट करा करके देखते हैं कि क्या क्या प्रिंट होगा। प्रिंट एफ, डबल कोट्स में हम जो भी देते हैं ना वो कंपाइलर के लिए अनअंडरस्टैंडेबल, अनरीडेबल होती है वो लाइन। तो आपको जो भी लाइन अपने रीडिंग के लिए, अपने अंडरस्टैंडिंग के लिए देनी है आप दे सकते हैं। एक लाइन को डबल इस तरीके से कमेंट अगर आपको कोई देना है तो आपको ये फॉरवर्ड स्लैश देने पड़ेंगे, देन एक लाइन आप एज द कमेंट दे सकते हैं। अब ये कंपाइलर को समझ नहीं आती है, सिर्फ हमारे लिए होती है ये लाइन। प्रिंट एफ, आपने क्या लिखा हुआ है, वैल्यू ऑफ नम, तो जो मैसेज लिखाया वो तो एज इट इज प्रिंट होगा, वैल्यू ऑफ नम %d मिलते ही कहाँ आएगा नम पे, और नम के अंदर इसको क्या मिला 10, नम की वैल्यू क्या है दैट इज 10, तो आउटपुट क्या आएगा 10, ठीक है। यहाँ आउटपुट क्या जाएगा दैट इज 10। नेक्स्ट इज प्रिंट एफ एड्रेस ऑफ नम, एड्रेस ऑफ नम क्या आएगा, यहाँ पे हम नम का एड्रेस प्रिंट करा रहे हैं, दिस इज साइन ऑफ एड्रेस, तो यहाँ पे एड्रेस में प्रिंट होगा 2000, यहाँ पे क्या आउटपुट में क्या प्रिंट होएगा एड्रेस ऑफ नम दैट इज 2000। फिर वैल्यू ऑफ पीटीआर, पीटीआर की वैल्यू क्या है 2000 है पीटीआर, ठीक है। हम पीटीआर जब प्रिंट कराएंगे तो क्या प्रिंट होगा यहाँ पे 2000 यानी एड्रेस ऑफ नम, ये 2000 प्रिंट होगा, ठीक है। इसका एड्रेस, जो एड्रेस ऑफ नम में प्रिंट हुआ था ना वही पीटीआर में प्रिंट होगा, क्योंकि यहाँ पे इसका एड्रेस ही स्टोर है इसकी वैल्यू के अंदर। नेक्स्ट इज वैल्यू पॉइंटेड बाय पीटीआर, यहाँ स्टार पीटीआर अब हमने कर दिया। स्टार का मतलब मैंने बताया था कि वैल्यू एट एड्रेस, स्टार का मतलब होता है वैल्यू एट एड्रेस, तो यहाँ पे क्या प्रिंट होगा अब 2000 के ऊपर क्या वैल्यू है दैट इज 10, यानी यहाँ पे अब जो प्रिंट होगा दैट इज 10 प्रिंट होगा। स्टार पीटीआर जब आप प्रिंट करके देख रहे हैं तो ये लिखाएगा ये वाला एंड देन वैल्यू आएगी 10, ठीक है, आउटपुट आएगा 10। देन रिटर्न 0 किया, क्यों, क्योंकि यहाँ पे इंट था। प्रोग्राम फिनिश होता है पॉइंटर का, बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट पॉइंटर का, जिसका एग्जाम्पल आप पेपर में दे करके आएंगे अगर वो पूछते हैं तो। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है दैट इज डायनेमिक मेमोरी अलोकेशन, मेमोरी अलोकेट करना डायनेमिकली यानी रन टाइम पे, ठीक है। जब मेमोरी को अलोकेट किया जाता है तो वो रन टाइम, एक तो होती है स्टैटिक मेमोरी अलोकेशन जो कंपाइल टाइम पे दी जाती है, एक होती है डायनामिक मेमोरी अलोकेशन जो कि रन टाइम पे दी जाती है मेमोरी। डायनामिक मेमोरी अलोकेशन इन सी अलाउज ए प्रोग्राम टू अलोकेट मेमोरी एट रन टाइम, ये मेमोरी को जो है अलोकेट करवाती है रन टाइम पे रादर देन एट कंपाइल टाइम, कंपाइल टाइम की बजाय ये जो है रन टाइम पे मेमोरी को अलोकेट करती है। तो इसका क्या बेनिफिट होता है रन टाइम पे, रन टाइम पे जब मेमोरी अलोकेट की जाती है, पहले देख लेते हैं स्टैटिक टाइम पे यानी कंपाइल टाइम पे जो मेमोरी अलोकेट की जाती है उसमें क्या होता है, सपोज हमने लिख दिया इंट 810, ठीक है, और यहाँ पे जो वैल्यू दी 1 2 3, सिर्फ 3 वैल्यूज दी और यहाँ पे हमने 10 लिख दिया, लेकिन कंपाइल टाइम क्या कहते हैं कि 10 के लिए जो मेमोरी है वो फिक्स हो जाती है, जो आपका एक सिंगल ब्लॉक होगा जिसके अंदर 10
जो है छोटे छोटे ब्लॉक्स बनेंगे और ये जो ब्लॉक्स हैं इंट टाइप के, ये जो है ब्लॉक होंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। इंटीजर वैल्यू के लिए, इंटीजर वैल्यू जो कि होल्ड करती है 4 बाइट को, डिपेंड करती है सिस्टम पे, 2 बाइट को भी कई सिस्टम्स जो है हैंडल करते हैं इंट के लिए। ठीक है, तो 4 बाइट, 4 बाइट के इंट वैल्यू को होल्ड करने के लिए 4 बाइट के, यानी 4 इंटू 10, 10 जो है छोटे ब्लॉक्स बन जाएंगे, यानी 40 बाइट का हमें स्पेस मिल जाएगा। लेकिन इसने स्टोर क्या करा, 1 2 3, सिर्फ 3 ही यानी 4 इंटू, मतलब 4 8 एंड 12, 4 इंटू 3, इसने जो बाइट्स यूज की दैट इज ओनली 12 बाइट्स यूज की, बाकी की सारी बाइट्स जो हैं वो वेस्ट जाएंगी। ये होता है कंपाइल टाइम में। लेकिन डायनामिक मेमोरी एलोकेशन क्या कहती है कि जितनी बाइट्स हमें चाहिए, जितने बाइट्स हमें चाहिए हम सिर्फ उतने ही यूज करेंगे, बाकी की मेमोरी को यूज हम नहीं करेंगे। इट मीन्स मेमोरी वेस्ट नहीं जाएगी, यानी रन टाइम पे जितनी हमें जरूरत है उतनी ही मेमोरी को अलोकेट करना, यानी मेमोरी को इंक्रीज या डिक्रीज किया जा सकता है अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट। जैसी हमें रिक्वायरमेंट है हम मेमोरी को इंक्रीज या डिक्रीज कर लेते हैं। इससे क्या होता है, हमारी मेमोरी वेस्ट नहीं जाती। दिस प्रोवाइड्स फ्लेक्सिबिलिटी, से फ्लेक्सिबिलिटी आती है व्हेन द अमाउंट ऑफ मेमोरी रिक्वायर्ड इज नॉट नोन इन एडवांस। इन एडवांस जब हमें नहीं पता कि हमें कितनी मेमोरी चाहिए, तो रन टाइम पे हम जितने भी हमें मेमोरी चाहिए उस अकॉर्डिंग हमें मेमोरी स्पेस मिल जाता है। तो डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन के लिए, डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन के लिए जो फंक्शंस यूज होते हैं, 4 फंक्शंस यूज होते हैं, दैट इज मैलोक, कैलोक, ठीक है, रीएलोक, रीएलोक एंड फ्री। ये 4 फंक्शन हम डायनामिक मेमोरी एलोकेशन के लिए यूज करते हैं। मेमोरी को अलोकेट करने के लिए ये कॉन्टिजियस, जैसे मैलोक, मेमोरी को अलोकेट करने के लिए सी अलोक, यानी कॉन्टिजियस मेमोरी को अलोकेट करवाने के लिए इसको हम यूज करते हैं। री असाइन करने के लिए, मेमोरी को री असाइन करने के लिए री अलोक को यूज करते हैं, और फिर मेमोरी को फ्री करने के लिए हम फ्री को यूज करते हैं। ठीक है, अब इनके विद सिंटैक्स हम देख लेते हैं कि ये फंक्शन कैसे यूज होते हैं। ये चारों के चारों जो फंक्शंस हैं ये हम stdlib.h इनके लिए इस हेडर फाइल को हम यूज करते हैं, स्टैंडर्ड लाइब्रेरी हेडर फाइल को हम यूज करते हैं इन चारों फंक्शंस के लिए। अब वन बाय वन करके फंक्शंस देख लेते हैं। ठीक है, तो पहला फंक्शन है मैलोक फंक्शन, मेमोरी को अलोकेट करने के लिए। इट अलोकेट्स अ ब्लॉक ऑफ मेमोरी, एक ही ब्लॉक को ये जो है अलोकेट करवाएगा, पूरा एक ब्लॉक जो भी हमें चाहिए वो पूरा एक ब्लॉक जो है ये अलोकेट कर देगा हमारे लिए। रिटर्न्स ए पॉइंटर टू द स्टार्ट ऑफ द ब्लॉक, तो सपोज ये वाला एक ब्लॉक है और यहाँ पे पॉइंटर को यहाँ पे स्टार्ट ऑफ द ब्लॉक पे ले आता है, स्टार्ट पे। ठीक है, और इसको मेंशन कैसे करते हैं, इंट स्टार पीटीआर, एक पॉइंटर टाइप का वेरिएबल है जो कि इंटीजर टाइप का है। तो हमने मेमोरी को अलोकेट करवाया मैलोक फंक्शन के थ्रू, और इसको बताया कि 4 बाइट्स, यहाँ हम साइज ऑफ इंट देंगे क्योंकि यहाँ ये इंट टाइप का है, तो हम साइज ऑफ देते हैं किसका, जो भी हमें यहाँ लिया हुआ होता है उसका साइज देते हैं। ठीक है, और ये इंट स्टार बता रहा है कि ये इंटीजर टाइप का एक पॉइंटर वेरिएबल है। ठीक है, तो इस तरीके से हम बताते हैं। तो इसने क्या किया, जब हमने ये लिखा तो इसने 4 बाइट्स हमें अलोकेट कर दी 1 इंट के लिए, एक इंट के लिए ओनली। ठीक है, तो आप ये इंट स्टार पीटीआर जब भी लेंगे तो इंट स्टार यहाँ जरूर लिखेंगे, और ये मेमोरी को अलोकेट करने के लिए यहाँ आप जो है नंबर ऑफ बाइट्स इसको बताएं कि आपको कितनी चाहिए, साइज बताएंगे। नेक्स्ट इज कैलोक, दैट इज कॉन्टिजियस अलोकेशन। जब आपको ब्लॉक असाइन करने, कॉन्टिजियस ब्लॉक्स चाहिए, यानी एरे की जब आप बात कर रहे हैं, जैसे एरे के एलिमेंट्स जो है कॉन्टिजियस मेमोरी लेते हैं, तो 1 ब्लॉक 2 ब्लॉक 3 ब्लॉक 4 ब्लॉक, इस तरीके से जब आप ब्लॉक बाय ब्लॉक, वहां पे मैलोक के अंदर सिंगल ब्लॉक था, अब यहाँ पे अलग अलग ब्लॉक्स हैं और वो कॉन्टिजियस हैं।
जब आपको इस तरीके की मेमोरी चाहिए तो इसके लिए हम यूज करते हैं कैलोक फंक्शन। इट अलोकेट्स मेमोरी फॉर मल्टीपल एलिमेंट्स, बहुत सारे एलिमेंट्स जैसे कि एरे के अंदर होते हैं, तो बहुत सारे एलिमेंट्स को मेमोरी एलोकेट करवाने के लिए, एंड इट इनिशियलाइज देम टू जीरो, ये उसको जीरो से इनिशियलाइज करवा देता है। इसको कैसे लिखते हैं, int स्टार पीटीआर। तो पीटीआर एक पॉइंटर वेरिएबल इंटीजर टाइप का है ये, और यहाँ पे आपने कैलोक, ठीक है, कॉन्टिन्यूअस मेमोरी को एलोकेट करवाया, और यहाँ पे हम साइज ऑफ इंट देते हैं जो कि हमने पिछले एग्जाम्पल में 4 दी थी, तो यहाँ पे हम ऐसे ही कोई भी साइज दे सकते हैं। और ये 5 क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि 5 इंटीजर की बात कर रहे हैं आप, कॉन्टिन्यूअस 5 इंटीजर्स की, ठीक है। तो ये 5 इंटीजर्स के लिए आपका कॉन्टिन्यूअस मेमोरी आपको अलोकेट करवा देगा विद द हेल्प ऑफ कैलोक, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं रीअलोक। जब आपको जो मेमोरी है वो रीअलोकेट करवानी है, जो हमने मैलोक में जैसे सपोज 4 एंटर करवाया था, यहाँ पे हमने 4 एंटर करवाया था, तो रीअलोकेट क्या करता है, उस साइज को अगेन रीअलोकेट करना है, अगर हमने उस साइज को चेंज करना है, ठीक है, तो हम रीअलोक को यूज करेंगे। रीसाइज करेगा ये प्रीवियसली अलोकेटेड मेमोरी, जैसे हमने पहले 4 असाइन किया है उसको अभी हमने दोबारा रीसाइज करना है, ठीक है, तो इसके लिए हम रीअलोक को यूज करेंगे। तो ये एक पीटीआर एक वेरिएबल है, इंट स्टार बता रहा है कि ये इंट टाइप का है, रीअलोक लिखा आपने, और यहाँ पे एक पॉइंटर पीटीआर मतलब एक नए वेरिएबल का नाम देंगे जो कि कुछ भी हो सकता है, जिसमें आप रीअसाइन कराएंगे, ठीक है, जो भी हमारी साइज है उसके अंदर आप जो है रीसाइज कर सकते हैं, ठीक है, कितना भी रीसाइज कर सकते हैं। सपोज यहाँ पे 4 था, तो 4 को मैं 10 से या 5 से या किसी से भी मल्टीप्लाई करूंगी, तो मेरा जो है मुझे एक नया साइज मिल जाएगा। तो नए साइज को रीअलोकेट करवाने के लिए हम रीअलोक का यूज करते हैं, ठीक है। तो ये एक नए वेरिएबल का नेम आपको यहाँ पे देना होता है, तो ये वैसे ही है, ठीक है। अब इस बार क्या हुआ, आपको 10 इंटीजर के लिए आपका साइज मिल गया, ठीक है, और यहाँ पे उसको एक नया नाम दे दिया उस वेरिएबल को जिसने इसको नए साइज को होल्ड किया। फ्रीज प्रीवियसली एलोकेटेड मेमोरी, ये एट लास्ट जब आपका सारा काम हो जाएगा तो आप एलोकेटेड मेमोरी को फ्री करेंगे फ्री फंक्शन की हेल्प से। प्रिवेंट्स मेमोरी लीक्स, इससे मेमोरी का वेस्टेज नहीं होगा, और इसको कैसे मेंशन करते हैं, फ्री पीटीआर। तो पीटीआर जो कि जिसमें हमने मेमोरी एलोकेट कराई थी उसको हम कर देंगे फ्री एट लास्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है व्हाट इज डिबगिंग। डिबगिंग क्या होता है, जो बग्स होता है उसको फ्री करना, बग्स मतलब एरर फ्री करना प्रोग्राम को। डिबगिंग इज द प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग एंड फिक्सिंग एरर्स को चेक करना कि एरर कहाँ है और उसको रिमूव करना इन ए प्रोग्राम टू एंश्योर इट वर्क्स एज एक्सपेक्टेड। ये एंश्योर करने के लिए कि हमारा प्रोग्राम बिल्कुल सही है और वैसे ही काम कर रहा है जैसा हमने इससे करवाना है। इट हेल्प्स आइडेंटिफाई इश्यूज इन द कोड, तो ये उसमें जितने भी एरर्स हैं, जितने भी इश्यूज हैं उनको आइडेंटिफाई करेगा, जैसे कि लॉजिकल एरर है या सिंटेक्स एरर है या रन टाइम एरर है, जो भी एरर है उस एरर को पकड़ेगा एंड देन उसको रिमूव करेगा। डिबगिंग प्रोसेस, डिबगिंग के अंदर कौन कौन से स्टेप्स होते हैं। फर्स्ट स्टेप आइडेंटिफाई द प्रॉब्लम, पहले ये देखना है कि प्रॉब्लम कहाँ है, ठीक है। नेक्स्ट इज लोकेट द बग, फिर उस बग को उस एरर को जो है पिन पॉइंट करना कि वो एरर है क्या। फिक्स द बग, उस बग को फिक्स करना यानी करेक्ट करना। नेक्स्ट इज टेस्ट द प्रोग्राम, करेक्ट के बाद अगेन प्रोग्राम को टेस्ट करना कि अब प्रॉब्लम रिजोल्व हो गई है या नहीं, इस चीज को एंश्योर करना। डिबगिंग का एक प्रोग्राम ले लेते हैं, आपने एक हेडर फाइल ली, मेन फंक्शन लिया, और यहाँ पे x में तो डाल दिया 5, y में डाल दिया 0। अब 5 को 0 से डिवाइड कर रहे हैं, यहाँ पे आपने रिजल्ट किया %d मिलते ही ये कोमा के बाद वाले स्टेटमेंट पे जाएगा, डेट इज x डिवाइड बाय y, यानी 5 डिवाइड बाय 0। और कोई भी चीज 0 से डिवाइड नहीं होती तो यहाँ पे एरर आ जाएगी डिवीजन बाय 0 वाली, ठीक है। तो दिस वन इज रिटर्न 0, रिटर्न 0 आपने कर दिया इस इंट के लिए। तो यहाँ पे जो बग आएगी ना दैट इज ऑफ डिवीजन बाय 0, डिवीजन बाय 0 वाली बग आएगी यहाँ पे।
डिबगिंग सॉल्यूशन, तो सॉल्यूशन पे अगर आते हैं हम तो क्या कि हम देखेंगे कि प्रॉब्लम है कहाँ। तो प्रॉब्लम है रिकॉग्नाइज द डिवीजन बाय जीरो एरर। प्रॉब्लम क्या है? डिवीजन बाय जीरो वाली। अब उसको रिमूव करेंगे हम। ठीक है, कैसे रिमूव करेंगे? ये लिखकर कोड के अंदर लिख देंगे इफ y नॉट इक्वल टू जीरो। अगर तो जीरो नहीं है तो डिवाइड हो जाए। ठीक है, लेकिन अगर जीरो है तो एरर शो करे वो कि डिवीजन बाय जीरो इज नॉट अलाउड। ठीक है, तो इट मीन्स अगर जीरो नहीं है तो डिवाइड हो जाएगा, और नहीं है, अगर जीरो है तो एरर शो का एक मैसेज आ जाएगा कि डिवीजन बाय जीरो इज नॉट अलाउड। दैट इज डिबगिंग। डिबगिंग एंश्योर्स योर प्रोग्राम वर्क्स करेक्टली। डिबगिंग कहता है कि हमारा प्रोग्राम बिल्कुल ठीक है। यूज डिबगिंग टूल्स और सिस्टमेटिक टेस्टिंग टू फाइंड द फिक्स एरर। एरर्स को फाइंड और फिक्स करने के लिए हम डिबगिंग टूल्स और सिस्टमेटिक टेस्टिंग को फॉलो करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, डेट इज व्हाट इज एरे। हाउ कैन एन एरे पास टू ए फंक्शन। एरे क्या होता है और कैसे एरे आप एक फंक्शन को पास करते हैं। एरे होता है जैसे सिमिलर टाइप के एलिमेंट्स का कलेक्शन। जैसे आपने इंट टाइप का एक वेरिएबल ले दिया, दो ले दिए, तीन ले दिए। आपने सपोज इस तरीके से आपने 20 वेरिएबल्स लेने हैं, तो आप बार बार उनको लिखने में आपको दिक्कत आएगी। अब बहुत सारे वेरिएबल्स आपको इंट टाइप के लेने हैं, लाइक 100 वेरिएबल्स लेने हैं, 100 एलिमेंट्स लेने हैं, तो आप उनको 100 बार लिखेंगे तो आपका टाइम कंज्यूम हो जाएगा बहुत सारा। उसकी जगह आप क्या करेंगे, इंट टाइप का एक नेम देंगे और यहाँ पे 100 वेरिएबल्स के लिए ये नेम काम करेगा। अब ये नेम A0 से लेके A1 इस तरीके से सारे एलिमेंट्स का नेम हो जाएगा A99 तक, 0 से लेके 99 तक, यानी 0 से लेके n-1 तक इनके नेम्स रहेंगे हर एक एलिमेंट्स के। और जो है ऑटोमेटिकली ये जो है इंट टाइप के आपके 100 वेरिएबल्स के लिए ये जो है एक एक एरे स्टेटमेंट ने 100 वेरिएबल्स इंट टाइप के हमारे लिए दे दिए। तो एरे क्या है? कलेक्शन ऑफ एलिमेंट्स ऑफ द सेम डेटा टाइप। सेम डेटा टाइप का एलिमेंट्स के कलेक्शन स्टोर्ड इन कॉन्टिजियस मेमोरी एलोकेशन। जो एरे के एलिमेंट्स होते हैं वो हमेशा कॉन्टिजियस मेमोरी लोकेशन लेते हैं। इट अलाउज यू टू ग्रुप मल्टीपल वैल्यूज टुगेदर यूजिंग ए सिंगल वेरिएबल नेम। अब एक सिंगल वेरिएबल नेम रहता है और इससे आपको मल्टीपल वैल्यूज, बहुत सारी वैल्यूज जैसे ये इस तरीके से सारी मल्टीपल वैल्यूज को आप जो है स्टोर कर लेते हैं और नेम आपका एक ही रहता है। वेयर ईच एलिमेंट कैन बी एक्सेस्ड यूजिंग इट्स इंडेक्स। तो हर एक एलिमेंट्स कैसे आइडेंटिफाई होता है? उसके इंडेक्स वैल्यू से। जैसे फर्स्ट की इंडेक्स वैल्यू है 0, फिर 1, फिर 2, 3, 4, इस तरीके से ये इंडेक्स वैल्यू से वो एलिमेंट रिकॉग्नाइज होता है। ठीक है, तो एरे का की पॉइंट्स क्या है? एलिमेंट्स इन एरे आर स्टोर्ड सिक्वेंशली इन मेमोरी। मेमोरी के अंदर ये सिक्वेंस में स्टोर होते हैं और ये 0 से स्टार्ट होते हैं और n-1 तक चलते हैं। और 3 तरह का एरे हमारा होता है, 1 डायमेंशनल, 2 डायमेंशनल और मल्टी डायमेंशनल। एरे का एक प्रोग्राम देख लेते हैं। मेन फंक्शन लिया, इसके अंदर हमने एरे 5, ठीक है, एरे का साइज दे दिया, और मतलब अब इसमें 5 एलिमेंट्स हम स्टोर कर सकते हैं। तो A0 पे दिस वन इज A0, A1 पे 20 स्टोर हो रहा है, A2 पे 30, A3 पे 40 और A4 पे 50 स्टोर हो जाएगा। ठीक है, और अब जो है इसको प्रिंट कराया हमने फर्स्ट एलिमेंट एरे 0। एरे 0 में क्या प्रिंट होगा? 10। और इसी तरीके से एरे 2 पे, इस 2 पे क्या प्रिंट होगा? दैट इज 30। रिटर्न 0 कर दिया। ठीक है, तो ये हमारा प्रोग्राम फिनिश होता है एरे का। पासिंग एन एरे टू फंक्शन। ये जो एरे है वो किस तरीके से पास होता है? टू पास एन एरे टू ए फंक्शन यू पास इट्स नेम। जो भी हमारा एरे का नेम होगा हम उसको पास करेंगे तो वो एरे हमारा पास हो जाएगा फंक्शन को, विच इज एसेंशियली ए पॉइंटर टू द फर्स्ट एलिमेंट ऑफ द एरे। ठीक है, तो एरे का जब हम नेम पास करते हैं तो फर्स्ट एलिमेंट जो है हमारा, इसको एक बार मैं बड़ा कर देती हूँ।
ठीक है। फर्स्ट एलिमेंट हमारा जो है वो पास होता है, फर्स्ट एलिमेंट रेफर होता है। द फंक्शन कैन देन एक्सेस एंड मॉडिफाई द एरे एलिमेंट्स। तो एरे के एलिमेंट्स को हम एक्सेस भी कर सकते हैं, मॉडिफाई भी कर सकते हैं। कैसे? एग्जाम्पल देख लेते हैं। पासिंग एन एरे टू फंक्शन का, कि एरे किसी फंक्शन को कैसे पास किया जाता है। मेन फंक्शन पे आते हैं। यहाँ पे हमने एक एरे लिया, 5 साइज जिसकी रखी 1 2 3 4 5, इसके अंदर एलिमेंट्स की वैल्यू रखी। ठीक है। अब प्रिंट एरे, एक फंक्शन हमने यहाँ पे पास किया, कॉल कर रहे हैं हम। ठीक है, एक फंक्शन को प्रिंट एरे। तो जैसे ये प्रिंट एरे पे इसको मिला, कंपाइलर जो है प्रिंट एरे की डेफिनेशन पे जाएगा, इस फंक्शन की डेफिनेशन पे। यहाँ पे कॉलिंग है, यहाँ है इसकी डेफिनेशन। तो प्रिंट एरे फंक्शन है जो कि है वॉइड टाइप का, और जिसके अंदर आपको 2 पैरामीटर्स, यहाँ पे जब हम कॉल करते हैं तो नेम देते हैं, लेकिन जब हम उसको डिफाइन करते हैं तो उसका डेटा टाइप यानी रिटर्न टाइप भी देते हैं। तो पहला नंबर्स पास हो गया, यहाँ पे 5 पास हो गया यहाँ पे। तो नंबर्स यहाँ पे हमने, नंबर्स क्या है, डेट इज एरे, एरे पास कर रहे हैं हम यहाँ पे एरे पास कर रहे हैं। ठीक है। तो इंट एरे, इसके अंदर हमारा जो है नंबर्स पास हुआ। तो नंबर्स क्या था, नंबर्स के अंदर नंबर 0, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4 करके एरे था, वो हमने यहाँ पे पास कर दिया। ठीक है, तो ये एरे पास किया। अब ये जो एरे है इसके ऊपर अंदर काम चल रहा है, तो और इसी तरीके से साइज पे भी अंदर काम चलेगा। तो 0 1 2 3 4 ये पास हो चुका है नंबर का, और काम किस पे चलेगा, एरे पे और साइज पे। 0 से लेके साइज तक चलाया, साइज के अंदर है 5 यानी 0 से लेस देन 5 तक ये चलेगा। और एरे एरे 0 प्रिंट होगा। तो एरे 0 के अंदर हमारा क्या है, एरे 0 के अंदर नंबर 0 है, नंबर्स 0 वाला आइटम। ठीक है, वो उठ जाएगा। तो एरे 0 में, एरे 0 को जब हम प्रिंट करा रहे हैं तो इसमें नंबर 0 ऑटोमेटिकली, जो नंबर 0 है वो प्रिंट होगा। नंबर 0 पे क्या है, 1। स्लैश एन क्या कर रहा है, नेक्स्ट स्लैश एन क्या करेगा, नेक्स्ट लाइन पे कर्सर को ले जाएगा। फिर जो है एरे 1 प्रिंट होगा। 1 के अंदर नंबर 1 के आइटम प्रिंट होगी। नंबर 1 के अंदर है 2 3 4 एंड 5। इस तरीके से लेस देन साइज, साइज कितनी हमारी 5, तो 5 से लेस देन यानी एरे 4 के अंदर, नंबर 4 के अंदर, ये एरे 3 का, ये एरे 2 का, ये एरे 1 का, और ये एरे 0 का वैल्यू जो है रिप्रेजेंट होगी, शो होगी। और ये इनडायरेक्टली क्या है, नंबर 0, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, इनकी वैल्यूज है। ठीक है, तो ये हमने पास किया एक एरे, एक फंक्शन को। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, दैट इज मेमोरी मैनेजमेंट इन सी। मेमोरी मैनेजमेंट इन सी क्या है, मेमोरी को मैनेज करना। ये एक प्रोसेस है जिसमें हम मेमोरी को मैनेज करते हैं, मेमोरी एलोकेट करते हैं, यूज करवाते हैं एंड देन फ्री करवा देते हैं। ठीक है, प्रोग्राम के एग्जीक्यूशन के दौरान। इट एंश्योर्स एफिशिएंट यूज ऑफ मेमोरी रिसोर्सेज। हम एंश्योर करते हैं कि मेमोरी के जितने भी रिसोर्सेज हैं उनका एफिशिएंट यूज हो, और अगर कोई इशू है तो वो अवॉइड हो, लाइक मेमोरी लीक ना हो, या फिर सेगमेंटेशन फॉल्ट्स, ये सब ना हो। ठीक है, और हमारी मेमोरी का एफिशिएंट यूज हो मेमोरी मैनेजमेंट में। तो टाइप्स ऑफ मेमोरी इन सी, मेमोरी के अंदर कितने टाइप्स होते हैं, ये टाइप्स होते हैं, स्टैक, हीप, ग्लोबल ओब्लिक स्टैटिक, कोड सेगमेंट। तो स्टैक तो लोकल वेरिएबल्स, जो हम लोकल वेरिएबल लेते हैं ना, या फिर हम फंक्शन कॉल करते हैं, तो स्टैक उनको हैंडल करता है। स्टैक में हम स्टोर करवाते हैं लोकल वेरिएबल को और फंक्शन को। ठीक है, और इसमें मेमोरी ऑटोमेटिकली मैनेज हो जाती है जैसे ये फंक्शन कॉल होता है। ठीक है, और मेमोरी डीएलोकेट हो जाती है जैसे वो फंक्शन कुछ एट लास्ट जब वो रिटर्न करता है ना, तो मेमोरी डीएलोकेट हो जाती है। ठीक है, मेमोरी जैसे फंक्शन कॉल होगा तो मेमोरी तो उसे दे दी जाती है, लेकिन जब वो फंक्शन फिनिश होता है तो मेमोरी उससे ले ली जाती है। साइज लिमिटेड रहता है इसमें,
साइज जो होता है वो कंपाइल टाइम पे ही फिक्स हो जाता है इसके अंदर, स्टैक के अंदर। तो स्टैक के अंदर हम लोकल वेरिएबल्स और फंक्शंस इनको स्टोर करवाते हैं स्टैक में, और ये कंपाइल टाइम पे, ठीक है, ये जो मैनेजमेंट करता है मेमोरी देता है कंपाइल टाइम पे ही दे देता है, यानी इसमें वेस्ट भी जाता है हमारा स्पेस। नेक्स्ट आता है हीप। हीप मेमोरी के अंदर कैसे क्या करता है, डायनामिक मेमोरी एलोकेट करवाता है, और इसमें मेमोरी जो है एलोकेट की जाती है और फ्री की जाती है कैसे, प्रोग्रामर के थ्रू ही, ठीक है। और ये जो डायनामिक मेमोरी एलोकेशन के लिए जो फंक्शन यूज करता है वो है मैलोक, कैलोक, रियलोक एंड फ्री। नेक्स्ट आता है ग्लोबल ओब्लिक स्टैटिक वेरिएबल। जो हमारे ग्लोबल वेरिएबल्स होते हैं ना, या फिर स्टैटिक वेरिएबल्स, उसके लिए ये काम करता है। इसमें मेमोरी एक बार दी जाती है और पूरे प्रोग्राम की लाइफ टाइम तक वो मेमोरी जो है उसके पास रहती है। जैसे प्रोग्राम फिनिश होता है तो उसकी मेमोरी उससे ली जाती है। ग्लोबल वेरिएबल होता है ये, पूरे प्रोग्राम की लाइफ टाइम तक ये जो है वैल्यू को होल्ड करके रखता है, मेमोरी को होल्ड करके रखता है। नेक्स्ट इज कोड सेगमेंट। ये पूरे प्रोग्राम की एग्जीक्यूटेबल इंस्ट्रक्शंस को स्टोर करता है, सारे सारे इंस्ट्रक्शंस को हैंडल करता है कोड सेगमेंट। नेक्स्ट इज डायनामिक मेमोरी एलोकेशन इन सी। तो डायनामिक मेमोरी एलोकेशन क्या होता है, ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं। डायनामिक मेमोरी एलोकेशन जो कि मेमोरी को रन टाइम पे प्रोवाइड करवाता है, ठीक है। और इसके लिए जो फंक्शन होते हैं वो है मैलोक, कैलोक, रियलोक एंड फ्री। तो मैलोक तो ब्लॉक ऑफ मेमोरी देता है, अलोकेट करवाता है, मेमोरी को अलोकेट करता है ये, ठीक है। और मेमोरी को इनिशियलाइज नहीं करता है, सिर्फ अलोकेट करता है। इसका सिंबल होता है ये वॉइड स्टार मैलोक साइज अंडरस्कोर टी साइज। कैलोक कॉन्टिजियस मेमोरी को अलोकेट करवाता है और ये मेमोरी को 0 से इनिशियलाइज कर देता है, इसका सिंबल होता है ये। रीअलोकेट कराता है हमारी मेमोरी को, ठीक है। जो हमने ऑलरेडी अलोकेट किया था उसको रीसाइज करवाना, उसको दूसरी साइज प्रोवाइड करवाना, दैट इज रीअलोक। इसका होता है सिंबल ये। फ्री मेमोरी, अलोकेटेड मेमोरी जो भी अलोकेटेड है एट लास्ट उसको फ्री कराने के लिए फ्री वाला फंक्शन यूज किया जाता है और इसका सिंबल होता है ये। ओके स्टूडेंट्स, दिस इज ऑल अबाउट द इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ यूनिट 3 and 4। तो स्टूडेंट्स होप सो बहुत अच्छा आपका ये एग्जाम जाने वाला है, क्योंकि यहाँ पे आपके सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को रिवाइज कर दिया गया है। तो लेक्चर अच्छा लगा हो जरूर से इसे लाइक शेयर करें और जरूर से हमें कमेंट सेक्शन में ये बता दें कि आपको ये लेक्चर कैसा लगा। पेपर में जब आप पेपर अटेम्प्ट कराएंगे उसके बाद आपका पेपर कैसा गया वो भी आपको आकर के जरूर से हमें बताना है। ओके स्टूडेंट्स, hope for best of your exam. Thank you. Bye bye. Have a nice day.